ज्यादा ही छोटा होता है। यही तो खासियत है सुमित सर की स्पेशल इनकम टैक्स क्लासेस की। यहाँ पर आपको ब्रेक मिलेगा 9 बजे के बाद पूरे 23 घंटे का। ओके तो देवियो और सच्चिरो, स्वागत है आपका सुमित सर की स्पेशल इनकम टैक्स क्लासेस में। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी तो आप पूरी क्लासेस बाय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2999 में। अधिक जानकारी के लिए आज ही हमको व्हाट्सएप करें 9692682422 पर। चलिए अब हम करेंगे हमारा, पहले से बोलते ना रिकॉर्ड करके डालती। ओ माय गॉड। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। इस रिवीजन में क्या होगा, हमारा जो यूनिट 1 वाला पार्ट है ना, यूनिट 1 हम पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगले आधे घंटे में हमारा पूरा यूनिट 1 कवर हो जाएगा। और ये रिवीजन वीडियो मैं यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा पब्लिकली, ताकि एग्जाम के पहले आप बस आधा घंटा दीजिए और आपका एक यूनिट खत्म। तो सोच कर देखिए, टोटल आप 2 से 3 घंटे देंगे एग्जाम के पहले, आपका एक रिवीजन खत्म। 3-4 बार देख सकते हो, मतलब 3 से 4 बार रिवीजन खत्म, उसका तो एग्जाम में पूरा आग लगा दोगे आप लोग। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा एक्टिवली। सर एग्जाम में मर गया ना सर। एग्जाम कैसी की तैसी, सुनो मेरी बात, ठीक है। अब बुला दिए मेरे को यार, क्या करते हो तुम। हाँ, अगर आपको ड्यूरिंग दिस रिवीजन अगर कुछ याद ना आए तो प्लीज नोटबुक में नोट करो कि आपको इस पॉइंट पे याद नहीं आ रहा था, उस पॉइंट के ऊपर आपको दोबारा से खुद से मेहनत करके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि जितना हम क्लास में रिवीजन किए हैं, मैक्सिमम 80 to 90% आपको याद आएगा फॉर श्योर। सो प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर स्पेशल रिवीजन क्लासेस। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, बताओ रे। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एप्लीकेबल कब से हुआ? 61 एप्लीकेबल कब फर्स्ट से अप्रैल हुआ? 1962। 62। जब बात आती है 62 की, तो 62 में एक और चीज हुआ था, वो क्या था आपका? इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? इस एक्ट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 23। 23 सेक्शन कितने हैं? 298। 29 अब ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है? होल ऑफ इंडिया, होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। अब मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A, इस सेक्शन में इंडिया का डेफिनेशन दिया गया है, अगर आपको याद होगा तो। एंड इंडिया मींस इंडिया का टेरिटरी एरिया प्लस टेरिटोरियल वाटर प्लस वाटर के ऊपर कॉन्टिनेंटल एयर शेल्फ प्लस उसके नीचे का सी बेड सबसॉइल, उसके बाद उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कंटिन्यूस जोन था ऐसा कुछ, और आपका क्या था? इकोनॉमिक जोन कुछ था। इकोनॉमिक जोन, ये पूरा आपका इंडिया में कवर होगा। फिर हम आगे बढ़े, हमने आगे क्या देखा? हमने देखा सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है कि भैया चार्जिंग सेक्शन, ये है आपका चार्जिंग सेक्शन। यही सेक्शन बताया आपको इनकम टैक्स आप चार्ज करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि इनकम टैक्स को कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी एंट्री ने पावर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, इसने पावर दिया कि आप इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग सेक्शन क्या कह रहा है कि भैया हम कोई भी अगर पर्सन होगा ना, वो पर्सन का प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में हम टैक्सेबल करेंगे। किस चीज के ऊपर? उसकी इनकम को टैक्सेबल करेंगे। ऐसा कुछ सेक्शन 4 हमको बोल रहा था।
पर्सन की बात करते हैं। पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन है, जहां पर पर्सन 31 हमने देखा था कुल मिलाकर 7 लोग हैं, 7 ठीक है। इंडिविजुअल, HUF, फैमिली, 2F सॉरी फैमिली बोल रहा हूँ, company फर्म, देन कंपनी, LLP, company then firm AOP, firm BOI, including LLP local AOP local authority, BOI local artificial authority physical Physical person। उसका person। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3, असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ठीक है। no अब no नहीं sorry प्रीवियस ईयर जो है ये लेस देन 12 मंथ हो सकता है, असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होगा, ठीक है। नॉर्मली आपका प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है, लेकिन 5 ऐसे सिचुएशन है जहां पर प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 172, 174, 174 ए, 175, 176। याद कीजिए एमा वैटसन, याद है आपको? नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया person परमानेंटली, living India person living permanently, transfer of AOP asset to avoid tax, then AOP BOI for temporary period and sale of asset, सर ये तो हो गया, ट्रांसफर ऑफ एसेट हो गया, then discontinue discontinued business बिजनेस। a business. अगर ये 5 केसेस होता है तो प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये देखा क्या कि प्रीवियस ईयर का इनकम आपका असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा, तो उस केस में कुछ स्पेशल इनकम आई थी। क्या आई थी आपकी? कुछ स्पेशल इनकम आई थी, जिस केस में हमने प्रीवियस ईयर को अलग से डिफाइन किया था। जब हम बात करेंगे 68 की, 69, 69A, 69B, Cash 69C। फर्स्ट आपका था कैश क्रेडिट, cash credit दूसरा आपका था अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट, and this unexplained investment सॉरी अनएक्सप्लेन्ड unexplained इन्वेस्टमेंट, bullion cash देन अनएक्सप्लेन्ड बुलियन कैश ज्वेलरी, bullion cash jewelry उसके बाद पार्टली एक्सप्लेन्ड explained investment, investment एंड अनएक्सप्लेन्ड आपका एक्सपेंडिचर, unexplained expenditure। ठीक है। तो ये था। उसके बाद जब हम गए इनकम में, इनकम कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, 24 ठीक है। इसको ज्यादा, इसके बहुत लंबी सी लिस्ट है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, छोड़ दो उसको। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़े तो यहाँ पर हमने एक सेक्शन पढ़ा था क्या कि भैया आपका जो सेक्शन 10 है ना, वो आपको बताता है क्या, लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, मतलब उन इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना। जिसमें से हमने एक देखा था सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ये कौन सा था? एग्रीकल्चरल इनकम। agriculture एग्रीकल्चरल इनकम आपका क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। और इस एग्रीकल्चर इनकम को किसने डिफाइन किया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A ने डिफाइन किया, है ना, आपको याद होगा। तो मुझे बताइए एग्रीकल्चर इनकम निकालने का तरीका क्या था आपका? उसको हमने 3 स्टेप में देखा था, स्टेप 1, स्टेप 2 और आपका स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था, कोई मुझे बताएगा? उसमें था आपका टैक्स ऑन agriculture plus non एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फिर Agriculture स्टेप 2 में क्या था? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम Tax प्लस on बेसिक basic एग्जम्पशन plus लिमिट। basic exemption एंड limit स्टेप 3 आपका क्या था? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, minus B1 two. minus B2 है ना। एंड उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद हम ऐड और लेस करते थे उसका रिबेट अगर है तो, एंड उसका 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। जो आंसर निकलता था वो हमारा होता था टैक्स पेबल। समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो हमने देखा था इनकम टैक्स रेट के बारे में। इनकम टैक्स रेट के बारे में 3 कैटेगरी है भैया, एक है बिलो 60, एक है 60 to 80 और एक है 80 प्लस, ठीक है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल सिटीजन, Yes, सीनियर sir. सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। super senior citizen देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसकी है 2.5 लाख रुपए, इसकी है 3 लाख रुपए, 3 lakh ये है 5 लाख रुपए, 5 lakh ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर आएगा 2.5 लाख से 5 लाख का इनकम कितना? 5%। 3 लाख से 5 लाख का इनकम 5%, इसके लिए तो कुछ होगा ही नहीं। 5%. देन उसके बाद जो है वो सेम रहेगा सबके लिए, 5 लाख से 10 लाख 20%, 20%, 20% एंड 10 लाख से ज्यादा होने से परसेंट 30%. 30%, 30%। उसके बाद हमने देखा था कि भैया अगर आपका 1 अप्रैल को अगर आपका एज
60 या फिर अगर 80 होता है तो आपको अकॉर्डिंगली 60 या 80 ईयर्स का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपका क्या टोटल इनकम किससे ज्यादा है, 50 लाख तक है, तो आपका सरचार्ज कुछ नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% आपको सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 80B5 जो कहता है आपको ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे होता है आपका, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 5 हेड ऑफ इनकम है, हेड ऑफ इनकम है, उन पांचों को अगर ऐड कर दोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा। 5 हेड कौन कौन सी है प्लीज मुझे बताइए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, Salary, house house property, कैपिटल PGC, गेन, अदर सोर्स। capital gain, ठीक है। other sources. देन सेक्शन 80B5 ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करते हैं क्या आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A यानी कि सेक्शन 80C से 80U तक। Section 80C से U, हाँ, तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा टोटल इनकम। total income. ठीक है, सेक्शन total income 2 सबसेक्शन 45। ठीक है, एंड इस टोटल 45 इनकम के ऊपर हम क्या करेंगे, आपका टैक्स निकालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको 2 सेक्शन और याद आ गए जिसका नाम था सेक्शन 288A और 288B। 288 कहता है Rounding off किसको करना है, इनकम को करना है, और rounding of 288B क्या कहता है, income को, राउंडिंग ऑफ टैक्स को करना। और ये दोनों राउंडिंग total ऑफ tax तो नियरेस्ट ₹10 में करना। 10. ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हम और आगे बढ़े, हमने देखा भैया प्रीवियस ईयर में हम उसी का टैक्स लगाएंगे जो कौन होगा, रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट की जब बात आती है तो सेक्शन 6 सामने आता है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो है वो हमको कंडीशन देता है। कैसा कंडीशन, इधर ए और A+B है ना। ए में क्या था, प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे 182 ज्यादा days. आपको इंडिया में स्टे करना है, स्टे इन इंडिया। और अगर ये फुलफिल नहीं होता तो प्रीवियस ईयर में आपको क्या करना है, 60 डेज और मोर प्लस Plus दूसरा कंडीशन 365 days. प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 360. 365 डेज और मोर आपको इंडिया में रहना है। अगर ऐसे आप रह जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, रेसिडेंट। देन उसके बाद सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 बताता है आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन। Ordinary resident. वो क्या कहता है, वो कहता है A+B, मतलब आपको दोनों फुलफिल करना पड़ेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी बनने के लिए। लेकिन अगर आपको फुलफिल नहीं किए तो क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या कंडीशन है कि भैया प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कितने तो 10 ईयर में से आपको एटलीस्ट 2 ईयर रेसिडेंट बनना 2 है, साल. और 7 Resident होना। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम 730 डेज 730 days. आपको इंडिया में रहना है। एंड सॉरी ये तो इसमें आ गया ना, और क्या था, ये है ना इसमें, हाँ ये इधर था, सॉरी। हाँ सर यही है. हाँ यही हाँ। है देन उसके बाद हमने और आगे देखा क्या, कि जिस दिन आप इंडिया से गए, लीव इंडिया, और जिस दिन आप इंडिया में आए, रिटर्न टू इंडिया, उस केस में क्या हो गया, उस केस में दोनों दिन को काउंट किया जाएगा कि आप इंडिया में थे। ठीक है, उसके बाद 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कंडीशन देखते हैं। मतलब क्या, 182 डेज और मोर अगर वो प्रीवियस ईयर में था तो वो क्या है, रेसिडेंट, अदरवाइज नहीं है। कौन से वो 3 कंडीशन थे मुझे बताइए। पहला आपका क्या था, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या था, इंडियन सिटीजन ऑफ इंडियन शिप का क्रू मेंबर। और तीसरा क्या था आपका, कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में घूमने आया था। अब वो या तो वो खुद या उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट कहाँ पैदा होने चाहिए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए होंगे तो वो लोग क्या कहलाएंगे, इंडिया के ओरिजिन के बंदे कहलाएंगे। और वो लोग अगर इंडिया में घूमने आते हैं और अगर 182 डेज से ज्यादा हो जाते हैं तो लोग प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था तू मुझे बताएगा। हमने देखा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम, Special tax rate. स्पेशल टैक्स रेट। चलिए हमने देखा था स्पेशल टैक्स रेट, हमने देखा था जिसमें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 111A वाला,
तो 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 15%, 20%, कैजुअल इनकम है मतलब लॉटरी इनकम है तो कैजुअल इनकम 30%। उसके बाद हमने देखा था 30%. मैक्सिमम मार्जिनल रेट, वो कितना था 35.88। कैसे हुआ था 30% 35.88 प्लस 15% प्लस 4% सेस, ये आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ठीक है, और हमने क्या देखा था, हमने देखा था आपका स्कोप ऑफ इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्री इनकम। 60% भी एक था। जस्ट अ मिनट, 60% था अनडिस्क्लोज इनकम में। अगर आप 60% भी था। आ रहा हूँ ना, अनडिस्क्लोज इनकम अगर है तो उसके ऊपर आपका 60% भी वो लोग लगा सकते हैं टैक्स पेनल्टी, सॉरी टैक्स रेट। एंड पेनल्टी के केस में अगर मैं बात करूँ तो पेनल्टी हमने कितना देखा, पेनल्टी अगर आप करते हो तो 300 आपका 300% तक वो लोग जा सकते हैं पेनल्टी को लेकर। ठीक है, एंड अब हम चलते हैं स्कोप ऑफ इनकम में। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम का एक तो छूट गया ना, चलो पहले उसको देखता हूं मैं। एग्रीकल्चर इनकम में हमने देखा था दो, कैसे आप निकालोगे एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप डायरेक्टली सोल्ड करते हो तो आप क्या करते हो, फेयर मार्केट वैल्यू उससे माइनस कर दोगे क्या, सॉरी फेयर मार्केट नहीं, आपका सोल्ड वैल्यू, सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम। प्रोसेस करके सोल्ड करते हो तो दो चीजें होंगी, एक आपका बिजनेस एग्रीकल्चर, इनकम और दूसरा आपका बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम बहुत इजी है, क्या Business income. आपका सेल्स वैल्यू सेल्स वैल्यू माइनस सेल्स सेल्स माइनस मार्केट वैल्यू, माइनस F&B. परचेज जो आ गया प्रोड्यूस आपका बिजनेस, सॉरी एक और था, माइनस आपका बिजनेस कॉस्ट, एक्सपेंसेस वही एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो जो आ गया ये आपका हो गया बिजनेस इनकम। नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इनकम में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, F&B माइनस कॉस्ट ऑफ तो माइनस निकल कॉस्ट गया ऑफ ये कल्टीवेशन। आपका एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा स्कोप ऑफ इनकम वाले में, जहां पर हम देखे थे कि कौन कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी। याद आया आपको, यहाँ पर हम तो टेबल बनाए थे, कहाँ गया टेबल, ये तो दूसरा चीज है, वो टेबल हमारा स्कोप ऑफ रेसिडेंट कहाँ गया, इसमें है क्या, ओके हमने अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। उसमें क्या क्या हमको देखना है, एक्ट के बारे में देखना है, रूल के बारे में देखना है, नोटिफिकेशन के बारे में देखना है, सर्कुलर के बारे में देखना है और जुडिशियल डिसीजन के बारे में देखना है। ठीक है, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में हमने देखा क्या, इनकम टैक्स एक्ट आपको देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स रूल आपको देखना पड़ेगा, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन देखना पड़ेगा। देन ये फाइल बहुत हैंग हो जा रही है, डेटा बहुत ज्यादा है इसमें, वेट अ मोमेंट। ओके, स्कोप ऑफ इनकम, ये टेबल देखो, स्कोप ऑफ इनकम में हम आते हैं, सबसे पहले देख लो कि भैया जो रेसिडेंट है नॉर्मल वाला, उसको सिर्फ एक ही जगह पे बेनिफिट मिलता है क्या, अगर बाहर का इनकम अगर इंडिया में रिपैट्रिएट करके लाए, और कौन सा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का इनकम। ठीक है, बाकी हर केस में उसके लिए इनकम क्या है, टैक्सेबल। अब चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो, मतलब बात करूं मैं स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन 5 की, सेक्शन 5 क्या कहता है, इनकम इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, दोनों को मिला दो वो आपका हो जाएगा स्कोप ऑफ इनकम। ठीक है, तो ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई, तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइप का आदमी है, वो रेसिडेंट नॉर्मल हो कि नॉट ऑर्डिनरी हो कि नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि अगर आपने इंडिया में अगर अर्न किया इनकम, तब भी हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबसे टैक्स ले लेंगे, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेसिडेंट हो। उसके बाद अगर आपने इनकम अर्न की और रिसीव भी की, वो भी इंडिया के बाहर, लेकिन ऐसे बिजनेस से जो इंडिया से कंट्रोल होता है, तो सिर्फ रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। अब रेसिडेंट में दोनों कवर हो गए, ऑर्डिनरी एज वेल एज नॉन ऑर्डिनरी।
उसके बाद हमने देखा क्या कि इनकम जो अर्न और रिसीव हुई बाहर, लेकिन ऐसे बिजनेस है जो कि इंडिया के बाहर कंट्रोल होता था, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाले रेसिडेंट से टैक्सेबल, बाकी दोनों से नॉट टैक्सेबल। एंड देन इनकम आपने बाहर कमाई, वो भी ऐसे बिजनेस से, मतलब बिजनेस को छोड़ के, मतलब जो हमारा पॉइंट 3 था, इस वाले सिचुएशन को छोड़ के और कोई भी अगर आपने इनकम कमाई इंडिया के बाहर, तो उसका इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट से टैक्सेबल करेंगे, बाकी दोनों से एग्जेम्प्ट कर देंगे। देन हमने सेक्शन 10 का देखा था कि कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, हमने देखा था। उसके बाद आपका शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द Dividend. फर्म, ठीक है, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म से आपका पैसा मिल रहा है तो आपका एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा आपका ये तो रह गया शेयर ऑफ रिसीव फ्रॉम एचयूएफ, अगर एचयूएफ से अगर आपको आपका हिस्सा मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल अलग है, एचयूएफ अलग है और फर्म अलग है, तीनों अलग अलग हैं ये लोग, तो इसलिए तीनों का यहाँ से जो शेयर मिलेगा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट, ये हमारा एग्जेम्प्ट इनकम है। देन इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरई अकाउंट मैंने आपको बताया था, एनआरई अकाउंट, उसमें अगर मिलता है तो आपका एग्जेम्प्ट है। देन उसके अलावा इंटरेस्ट पेड टू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हु इज अ नॉन रेसिडेंट, उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन लीव ट्रैवल कंसेशन, ये मैंने कहा था आपको कि सैलरी में पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये जान के रखो कि आपका एग्जेम्प्ट इनकम है। देन हमने क्या देखा था? हमने देखा था रेम्यूनरेशन और सैलरी। सर डिविडेंड भी एक था। वेट, इसका एक समरी मैंने बनाया था ना, ये समरी, ये देखो, ये देखिए, हाँ, एग्रीकल्चर इनकम आपका एग्जेम्प्ट था, फैमिली इनकम मतलब एचयूएफ इनकम आपका एग्जेम्प्ट है, पार्टनरशिप फर्म आपका एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट एग्जेम्प्ट था, एंड इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट वो भी एग्जेम्प्ट था, इंटरेस्ट पेड टू इंडियन ओरिजिन वाला आदमी वो एग्जेम्प्ट, लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट। देन उसके बाद आपका परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय जो कि सर्विंग करता है इंडिया के बाहर, उसको एग्जेम्प्ट है। उसके बाद हमने देखा था क्या, ग्रेचुटी अगर आपको मिलती है तो अप टू अ सर्टेन लिमिट वो एग्जेम्प्ट है, पेंशन एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट है, रीट्रेंचमेंट कंपेंसेशन अगर आपको मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। देन भोपाल गैस लीक से अगर किसी को कुछ क्लेम मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। कोई और भी नेचुरल कैलामिटी के बदले अगर आपको क्या मिलता है, क्लेम मिलता है, तो वो एग्जेम्प्ट है इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। देन उसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनी में किसी एम्प्लॉय को अगर रिटायरमेंट कंपनसेशन मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। देन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला, एग्जेम्प्ट है। प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला, एग्जेम्प्ट है। हाउस रेंट अलाउंसेस मिला तो अप टू अ सर्टेन लिमिट वो भी एग्जेम्प्ट है। स्कॉलरशिप का पैसा मिला, एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट इनकम अप टू सर्टेन लिमिट एग्जेम्प्ट है। देन गवर्नमेंट से कुछ अवार्ड मिला वो एग्जेम्प्ट है। एमपी एमएलए लोग का अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है। देन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऐसी कोई है तो उसका इनकम एग्जेम्प्ट है। न्यूज एजेंसी का इनकम एग्जेम्प्ट है। ये सब हमने उसमें देखा था। देन एग्रीकल्चर इनकम अच्छे से देख चुके हैं, उसको समझ भी चुके हैं। एंड आज हमने देखा टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स नहीं अवॉइडेंस। यार, यस, न्यूज़ में खाली पेपर्स ये सब आते हैं ना, बाकी मीडिया जो होती है वो सब भी आती है, चैनल से ये सब। मीडिया अलग है, न्यूज एजेंसी में सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए बोला गया है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द न्यूज़पेपर बिजनेस। ठीक है, न्यूज मीडिया बाद में, उसके लिए इतना बेनिफिट नहीं है। तो ये था हमारा सुपर क्विक रिवीजन। तो देखिए सिर्फ आधे घंटे में ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, एक यूनिट कंप्लीट। तो इस वीडियो को मस्ट आपको देखना है। किससे पहले? अच्छा, इस वीडियो में, रिवीजन वीडियो में हमने ये एग्जाम से चीज पहले। कवर क्या से किया, पहले हमने ये चीज कवर नहीं किया रिवीजन वीडियो में, तो चलो इसको कवर कर लेते हैं, फिर यूट्यूब वीडियो में डाल दूंगा तो ये भी कवर हो जाएगा। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, उसका डिफरेंस। टैक्स इवेजन मतलब गलत इरादों से किए गए कारनामे। टैक्स अवॉइडेंस मतलब इनकम टैक्स का लूप होल्स को खोजकर आप क्या करते हो, लॉ में से बेनिफिट निकाल लेते हो। एंड टैक्स प्लानिंग मतलब पूरे एक्ट को अच्छे तरीके से समझ के, रूल्स को समझ के, सर्कुलर को, कैश लॉ को समझ के आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हो। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, इफेक्ट, कि अगर आप टैक्स अवॉइडेंस करते हो तो वो इलीगल होगा और वो आपके फैक्ट को छुपाएगा और फ्रॉड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। टैक्स अवॉइडेंस के केस में क्या था भैया, कुछ भी आपका इलीगल नहीं होगा। एंड टैक्स प्लानिंग में बल्ले ही बल्ले आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्पशन ले पाओगे, डिडक्शन ले पाओगे, कंसेशन ले पाओगे, रिबेट क्लेम कर पाओगे, डिफरेंट अलाउंसेस का बेनिफिट आपको मिलेगा, और ये सारा का सारा आपका लॉ में परमिटेड है। देन टैक्स अवॉइडेंस इलीगल है, सॉरी, टैक्स इवेजन इलीगल है, टैक्स अवॉइडेंस टेक्निकली लीगल है, एंड टैक्स प्लानिंग कंप्लीटली लीगल है। जब हम बात करते हैं परमिजिबिलिटी की, तो भैया टैक्स अवॉइडेंस बिल्कुल भी परमिजिबल नहीं है। टैक्स अवॉइडेंस कुछ फैक्ट एंड फिगर देख के अलाउ किया जाएगा। एंड दूसरा आपका टैक्स प्लानिंग जो है वो 100% आपका परमिजिबल है। देन वायलेशन ऑफ लॉ, अगर आप टैक्स अवॉइडेंस करते हो तो आप नियम का
पूरा सरेआम बहुत ही गंदे तरीके से उसका वायलेशन करते हो लॉ को। अगर आप बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस की, वहां पर आप कोई भी लॉ का वायलेशन नहीं कर रहे हो, बस के लिए आप लूपहोल्स को फायदा में कन्वर्ट कर ले रहे हो। एंड हम बात करते हैं अगर टैक्स प्लानिंग की, तो वहां पर भी बिल्कुल भी वायलेशन नहीं होता किसी भी तरीके से। देन पेनल्टी, जी हाँ, टैक्स अवॉइडेंस करोगे, सॉरी टैक्स इवेजन करोगे तो हैवी पेनल्टी है, आपको 300% तक का जुर्माना लग सकता है, जेल भी जा सकते हो। टैक्स अवॉइडेंस में कोई भी पेनल्टी इतना नहीं है, एंड टैक्स प्लानिंग में तो बिल्कुल पेनल्टी होगी ही नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद अलाउ करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो टैक्स अवॉइडेंस की कैसे कर, सॉरी टैक्स इवेजन की तो कैसे कर सकते हो, आप आईटीआर फाइल नहीं करो, आप इनकम डिस्क्लोज नहीं करो, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके टैक्स इवेजन की। टैक्स अवॉइडेंस का अगर हम एग्जांपल बात करें तो आप क्या करते हो, आपकी जो टोटल इनकम है आप उसको डिवाइड कर ले रहे हो, कुछ इनकम आपके नाम पे, कुछ इनकम बीवी के नाम पे या आपके रिलेटिव के नाम पे, और इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हो। एंड टैक्स प्लानिंग में क्या करते हो, आप प्रॉपर तरीके से हर एक अलाउंसेस का बेनिफिट लेते हो, हर एक एग्जम्पशन का बेनिफिट लेते हो, हर एक डिडक्शन का बेनिफिट लेते हो, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है उसको इन्वेस्ट करके पैसा का बेनिफिट ले लेते हो। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका फायदा हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी कंक्लूड आवर सुपर क्विक रिविजन सेशन। सो एनी क्वेश्चंस? No, sir. नहीं? नो सर। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए क्या, जय श्री राम। जय श्री Jai Shri जय Ram. श्री राम। चलो भैया, गुड नाइट, बाय बाय। Thank बाय, you, गुड sir. नाइट। Thank Thank you, you, sir. sir. मोस्ट वेलकम।